नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने प्राचीन सभ्यता से संबंधित हमारा प्रथम टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता को कंप्लीट किया और उम्मीद करते हैं कि आपको वो तीनों क्लासेस पसंद आए होंगे। आज हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक प्राचीन सभ्यता का ही जो है वो है वैदिक कालीन सभ्यता। हम उस पर चर्चा करेंगे। चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक वैदिक कालीन सभ्यता। सबसे पहले हम इसकी टाइमिंग देखते हैं। 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक हमें वैदिक सभ्यता का कालखंड माना जाता है। वैदिक सभ्यता को सामान्यतः दो भागों में बांटा गया है। पहली चर्चा होती है पूर्व वैदिक काल की, यानी कि ऋग्वेद जो लिखा गया हमारा ऋग्वेद, उस ऋग्वेद के कालखंड की चर्चा है जो कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक की है। दूसरी होती है उत्तर वैदिक काल की, जो कि 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक हम उत्तर वैदिक काल में आकर के चर्चा करेंगे। इसके बाद इसे सिर्फ वैदिक सभ्यता ही नहीं कहते हैं, इसे वैदिक एवं आर्य संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस संस्कृति को किसने स्थापित किया है, संवारा है, सजाया है आर्यों के द्वारा। इसे वैदिक कालीन क्यों कहा जाता है? वेद, देखिए वेद का मतलब होता है ज्ञान, आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, और इनकी मूल भाषा क्या थी? संस्कृत। और ऐसा मैक्स मूलर का कथन है कि आर्यों को श्रेष्ठ कहा है, ये मैक्स मूलर का कथन है। और इस सभ्यता का जो स्वरूप है वो ग्रामीण है, ग्रामीण संस्कृति थी। अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता में हमने देखा है कि वो एक नगरीय संस्कृति थी, क्योंकि वहाँ पर जिस प्रकार की व्यवस्थाएं हमको देखने को मिली है, हमें उद्योग मिल रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन मिल रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन हमें वो चीज़ें यहाँ पर नहीं देखने को मिलती। यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है? पशुपालन और कृषि ही इनका प्रमुख कार्य था। तो ये एक ग्रामीण संस्कृति थी। फिर इस बात पर काफ़ी एक तरीके से ये कहा जाए कि विवादित मुद्दा है, सबके अपने अपने मत हैं कि आर्यों का मूल स्थान क्या है, इस पर मतभेद है। सबसे पहले हम देखेंगे कि मैक्स मूलर का कथन आता है। मैक्स मूलर का ये मानना था कि जो आर्य है ये मध्य एशिया से आए थे, जबकि बाल गंगाधर तिलक जी का ऐसा मानना है कि ये उत्तरी ध्रुव अंटार्कटिका से आए थे। दयानंद सरस्वती जी का कथन है कि ये आर्य तिब्बत से आए थे। गार्डन चाइल्ड का मत है कि दक्षिणी रूस से आए, और डॉक्टर अविनाश का मत है कि सप्त सिंधु प्रदेश से उनका आगमन हुआ है। अब देखिए, ये तो हो गई उनकी आने की बात। आने के बाद में उन्होंने अपनी संस्कृति का प्रचार एवं प्रसार किस क्षेत्रों तक किया, हम इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। अब हम देखेंगे कि संस्कृति का भौगोलिक विस्तार कहाँ कहाँ पर मिलता है। सर्वप्रथम आर्य सप्त सिंधु प्रदेश में बसे थे। ये है आधार है इसका ऋग्वेद। ये ऋग्वेद के आधार पर अगर हम माने तो जो 7 नदियों का क्षेत्र, उसके आसपास के जो क्षेत्र थे उनको सप्त सिंधु प्रदेश की संज्ञा दी गई थी। दूसरा क्षेत्र था ब्रह्मावर्त का क्षेत्र, इनका विस्तार वहाँ तक माना गया। तो ये ब्रह्मावर्त क्षेत्र कौन सा होता था? हरियाणा एवं कुरुक्षेत्र के पास का जो एरिया था वो ब्रह्मावर्त का क्षेत्र था, यमुना तथा घग्गर नदी के पास का क्षेत्र। इसके बाद ब्रह्मर्षि देश। ब्रह्मर्षि देश का मतलब है कि गंगा यमुना दोआब के पास का क्षेत्र, ये ब्रह्मर्षि हो गया। फिर मध्य देश किसको कहा गया है? मध्य देश कहा गया है हिमालय विंध्याचल का जो क्षेत्र है, यानी हिमालय से लेकर के विंध्याचल तक का जो क्षेत्र है उसे मध्य देश कहा गया है, और इन संपूर्ण क्षेत्रों को आर्यावर्त कहा गया था। तो ये तो हो गई उनके भौगोलिक विस्तार की चर्चा। फिर भौगोलिक विस्तार के बाद में हम ये देखेंगे कि उस कालखंड में जो ऋग्वेद लिखा गया है, तो ऋग्वेद के संदर्भ में हमें उसमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। सबसे पहले हमें ये देखना है कि ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक का है। फिर हम इसको 2 कालखंडों में बांटते हैं। किस प्रकार से? पहला बांटते हैं पुरातात्विक स्रोत के आधार पर, दूसरा बांटते हैं साहित्यिक स्रोत के आधार पर।
इस कालखंड में हमको कुछ विशेष क्या मिलता है, बहुत सारे पुरातात्विक स्रोत तो नहीं है, लेकिन जो भी है हम उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला स्रोत है पुरातात्विक एशिया माइनर का बोगोस्काई अभिलेख। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इस अभिलेख को मितन्नी अभिलेख भी कहा जाता है। इसका निर्माण 1400 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। इस अभिलेख में 4 देवताओं का उल्लेख किया गया है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कौन से वो 4 देवता हैं जिनका उल्लेख एशिया माइनर में है या बोगोस्काई अभिलेख में है। तो उस पर हम आता है नाम इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य। इन चारों का उल्लेख हमको प्राप्त होता है। अब इंद्र सभी को पता है, जल के देवता हैं। मित्र, इनका उल्लेख सौमंडल में है, जो हमारा 9वां मंडल है ऋग्वेद का। वरुण जल के देवता हैं। नासत्य विनाश करने वाले देवता हैं। इसमें किन 2 जातियों का उल्लेख है इस अभिलेख में, एक हिट्टी और एक मितन्नी। अगर हम ऋग्वेद की बात करते हैं, देखिए इसका अभी तो सिर्फ ऋग्वेद की ही रचना हुई है, बाकी के 3 उत्तर वैदिक काल में लिखे जाएंगे। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि वेद 4 कौन से हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। फिर इनके जो अरण्यक हैं, उपनिषद हैं, हम उसके बारे में उत्तर वैदिक काल में देखेंगे। इस कालखंड के जो विशेष मृदभांड हैं वो काले एवं लाल मृदभांड बताए गए हैं। फिर ये देखते हैं कि यहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम था वो किस प्रकार का था ऋग्वैदिक काल का, क्योंकि अगर इनका एरिया एक्सपेंशन इतने दूर तक मिल रहा है हमको, सप्तसंध प्रदेश, ब्रह्मावर्त क्षेत्र, मध्य देश, है ना, तो ये सारी चीज़ें, फिर इनका एक्सपेंशन अगर इतनी दूर तक मिल रहा है तो नेचुरल सी बात है कि इनकी पॉलिटिकल कंडीशन बहुत बेहतर रही होगी। इनका प्रशासनिक जो नियंत्रण था, जो गतिविधियाँ रही होंगी वो भी बेहतर रही होंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनकी राजनीतिक विशेषता कैसी थी। इनकी राजनीतिक विशेषता का पहला अगर हम सिम्टम देखें, पहला गुण देखें, तो वो था कबीलाई स्वरूप था। इनकी राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप कैसा था, कबीलाई। अगर हम वर्तमान स्वरूप देखें तो वो प्रजातांत्रिक है, डेमोक्रेटिक है, हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग पार्टियाँ हैं। तो उसी तरीके से इस कालखंड में भी कबीले हुआ करते थे, अलग अलग नामों से विभिन्न भिन्न कबीले होते थे। वो कबीले डिवाइड थे एरिया वाइज, और पूरी व्यवस्था का संचालन इन कबीलों के लोगों के माध्यम के द्वारा किया जाता था। और यहाँ पे जो राजा होता था उसको क्या कहा जाता था, गोप कहा जाता था। देखिए कोई ऑटोक्रेसी तो थी नहीं, राजतंत्र तो था नहीं, बस गोप जो होता था वो सबसे बड़ा अधिकारी आप मान सकते हो। फिर कबीले का जो संरक्षक होता था उसको जनस्य गोपा कहा जाता था। नगरों पर विजय पाने वाला पूरा भेदता कहलाता था। फिर अगर हम आगे देखेंगे तो ये था कि 5 कबीलों का उल्लेख हमको ऋग्वैदिक काल में मिलता है। ये 5 कबीले कौन कौन से थे, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। पुरु, यदु, तुर्वस, अनु और द्रुहु। तो कौन कौन से 5 कबीले थे, पुरु, यदु, तुर्वस, अनु और द्रुहु, ये 5 कबीले थे। और जनतांत्रिक सभाएं भी हमें ऋग्वैदिक काल के राजनीतिक विशेषता के अंतर्गत देखने को मिलती हैं। जनतांत्रिक सभाएं जिसमें जन की भागीदारी हो, आम जनता भी जिसका पार्टिसिपेशन उसमें हो। और हम इसमें देखते हैं कि आगे चल के हमें सभा, समिति और विदत, ये 3 संस्थाएं हुआ करती थी। ये सभा समिति क्या है, इनको हम आगे इनका उल्लेख करेंगे तो ये उसमें मिलता है कि ये प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, लेकिन अभी यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। फिर ये श्रेष्ठ या अभिजात्य लोगों की संस्था होती थी, कौन सी, सभा। ठीक है, अगर हम बात सभा की करें तो ये क्या होती थी सभा, ये जो श्रेष्ठ, जो कुलीन वर्ग होता था, जो अभिजात्य वर्ग होता था, है ना, उनका जो रिप्रेजेंटेशन होता था वो सभा के द्वारा होता था। विदत होती थी जन सामान्य लोगों की संस्था। अब जैसे आप इसको राज्यसभा मान सकते हो, इसको आप लोकसभा मान सकते हो। राज्यसभा में जनप्रतिनिधि का कोई रोल नहीं है, वहाँ पे तो डायरेक्ट जो इनको हम चुन रहे हैं वो लोग चुन के उनको भेज रहे हैं।
लेकिन समिति क्या है? लोकसभा, जिसमें जनता के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति का मतलब एक जन सामान्य लोगों की संस्था थी। फिर विदत, विदत तो बहुत प्राचीन संस्था थी, इसका उल्लेख हमें मिलता है। इसके बाद अगर हम देखेंगे कि महिलाएं इन 3 संस्थाओं में भाग लेती थी। आप महिलाओं की भूमिका देखिए कि भारतीय जो संस्कृति है उसमें महिलाओं को कभी डोमिनेट नहीं किया गया है। वो शुरू से ही उनको पूरी स्वतंत्रता प्राप्त थी। तो महिलाएं इन तीनों संस्थाओं में जो है वो भाग लेती थी। और इस पे आपसे मेंस में क्वेश्चन भी बनता है कि वैदिक काल से लेकर के या सिंधु काल से लेकर के और वर्तमान कालखंड के बीच में जो महिलाओं की भूमिका है, उनका जो समाज में उनकी भूमिका का स्वरूप है, उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो आप अगर इस कालखंड के विषय में पूरा नॉलेज रखते हैं तो आप बहुत अच्छे से इसको डिफाइन कर सकते हैं कि चीज़ें कैसे चेंजेस हुए हैं उनकी भूमिका में, जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर क्षेत्र में थी। फिर महिलाएं इन 3 संस्थाओं में भाग लेती थी, मतलब तीनों में उनकी जो भूमिकाएं हैं वो होती थी। वैदिक काल के जज को क्या कहा जाता था? उसको कहा जाता था प्रश्न विनाक। क्या कहा जाता था? उसको कहा जाता था प्रश्न विनाक। ठीक है। इसके बाद अगर हम ये देखेंगे तो इसमें सबसे पहला आता है प्रशासनिक इकाई। देखिए, कोई भी राजनीतिक व्यवस्था होगी तो उस राजनीतिक व्यवस्था में सिस्टम को चलाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन तो चाहिए ही चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि एक व्यक्ति पूरा सेंट्रलाइज तरीके से काम कर लेगा। व्यवस्था को डिसेंट्रलाइज करना ही पड़ेगा, तभी चीज़ें बेहतर हो पाती हैं। तो इस कालखंड में हम देखते हैं कि इकाई का जो सबसे ऊपर वाला भाग था वो था कुल। जो कुल होता था, इसका हेड कौन होता था? उसको कुलक कहा जाता था। दूसरा होता था ग्राम। ग्राम का हेड ग्रामणी कहलाता था। उसके बाद होता था विश। विश का हेड विशपति कहलाता था। फिर होता था जन। जन क्या है? ये मतलब एक तरीके से आप पुरोहित वर्ग को इसमें आप रख सकते हो, राष्ट्र निर्माण के क्षेत्र में जिनकी भूमिका है। और सबसे लास्ट में क्या है? राष्ट्र। ठीक है। तो इसमें आप गोप कह सकते हो, जिसको राजा कहा गया है। और इस कालखंड में अगर आप देखोगे तो कोई स्थायी सेना राजा के पास नहीं होती थी। जब भी आवश्यकता पड़ती थी तो सारे कबीले एक साथ मिल करके उसकी मदद करते थे। ठीक है। कोई भी नियमित टैक्स नहीं था। ऐसा नहीं था कि आपको टैक्स देना ही देना है। स्वेच्छा से कर लोग दे सकते थे और उस कर को क्या कहा जाता था? बलि कहा जाता था। ये स्वैच्छिक कर था। ठीक है। अपनी स्वेच्छा से लोग देते थे, कोई ज़बरदस्ती नहीं कि आपको देना ही देना है। और अगर हम यहाँ की व्यवस्था में देखेंगे तो अगर हम गोप की बात करते हैं, राजतंत्रात्मक प्रणाली की बात है कि ठीक है, वो व्यक्ति एक राजा है जो व्यवस्था का संचालन कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी शक्ति उसके हाथों में केंद्रीकृत है। उसको चलाने वाले कबीले हैं जो उसकी पूरी मदद कर रहे हैं। तो उसको क्या कहा गया है कि गणतंत्रात्मक व्यवस्था भी थी। अगर हम सामान्य शब्दों में बोलें कि वहाँ का राजनीतिक स्वरूप कैसा था, तो राजतंत्रात्मक प्रणाली के साथ गणतंत्रात्मक भी था, क्योंकि जो संस्थाएं थी वो आम जनता के द्वारा ही तो संचालित की जा रही थी। और अगर आम जन की भागीदारी है तो वो व्यवस्था राजतंत्रात्मक हो ही नहीं सकती। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो हमें वैदिक संस्कृति की सामाजिक कालखंड की अगर हम चर्चा करें तो हम यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पहला है पितृसत्तात्मक समाज। ठीक है। इसमें पितृसत्तात्मक समाज, जिसको जैसे हमने सिंधु घाटी सभ्यता में देखा कि वो एक मातृसत्तात्मक समाज था, जबकि ये वैदिक काल एक पितृसत्तात्मक समाज है। इसमें हम लेते हैं कि महिलाओं की स्थिति बहुत श्रेष्ठ थी। महिलाएं यज्ञ में भाग लिया करती थी, उनका उपनयन संस्कार भी होता था। महिलाएं पूर्ण शिक्षित होती थी, शिक्षा प्राप्त कर सकती थी। बाल विवाह नहीं होते थे, पर्दा प्रथा बिल्कुल भी नहीं थी।
समझ रहे हैं आप, दहेज प्रथा नहीं थी। अब कोई अपनी स्वेच्छा से कोई उपहार दे देता है तो बात अलग है ना। तो उपहार, ये वस्तु ऐसे कहलाता था, लेकिन ये दहेज नहीं, प्रथा नहीं थी कि हमको देना ही देना है। तो आप देख सकते हैं कि वैदिक कालखंड की सामाजिक व्यवस्था में महिलाओं की स्थिति कितनी बेहतर थी। फिर धीरे धीरे परिवर्तन होते गए और उन परिवर्तनों ने महिलाओं की जो भागीदारी थी उसको कम किया, उनकी स्थिति को खराब किया। उस कालखंड की आप विदुषी महिलाएं देख सकते हैं, घोषा, गार्गी, अपाला, लोपामुद्रा, विश्वघोषा, इस तरीके से बहुत सारी महिलाओं के नाम आपको देखने को मिलेंगे। और इसमें नाम आता है आर्यों का और अनार्य। देखिए हमारा जो 10वां मंडल है किसका, ऋग्वेद का। ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है उसमें है पुरुष सूक्त। ठीक, पुरुष सूक्त में किस चीज़ का वर्णन किया गया है, जातियों का वर्णन किया गया है, जातियों का कैटेगराइजेशन है। लेकिन ये जातियों का कैटेगराइजेशन वही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसी आधार पर किया गया। तो ये वर्णन हमको कहाँ से मिलता है, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद ये लोग मांसाहार, शाकाहार दोनों ही प्रकार का भोजन ग्रहण करते थे। दास प्रथा का उल्लेख हमको देखने को मिलता है, पर यह व्यवस्था कठोर थी ऐसा प्रतीत नहीं होता। फिर हम अगर इसकी बात करेंगे कि वैदिक कालखंड के अगर हम धार्मिक पक्ष की बात रखते हैं, तो धार्मिक पक्ष में हम इतना ले सकते हैं कि बहुदेववादी, बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा इस कालखंड में होती थी। प्रकृति के पूजक थे, अग्नि की, वायु की, जल की, इंद्र की, सबकी पूजा ये लोग करते थे। देव पूजक भी थे, इंद्र, वरुण, मारुत, सूर्य, है ना। अब आप देखो कि ऋग्वेद 250 अकेले सूक्त इंद्र पर लिखे गए हैं, तो इससे तो ये ज्ञात होता है कि देव पूजक थे ये लोग। यज्ञ एवं अनुष्ठान होते थे, उनका अपना विशेष महत्व था। देवताओं का उल्लेख हमें मिलता है, जैसे पृथ्वी का देव, अंतरिक्ष के देव, आकाश के देव। देवों में भी इस तरीके से उनका वर्गीकरण था। पृथ्वी के देव कौन से माने गए हैं, सोम, अग्नि, पृथ्वी। इसके बाद अंतरिक्ष के देव इंद्र, रुद्र, मारुत। फिर आकाश के देव कौन माने गए हैं, मित्र, वरुण, भूषण, सूर्य, अश्विन। देवी का भी हमें उल्लेख मिलता है, कौन कौन सी, अदिति एवं सूर्या। इसके साथ हम ये देखते हैं कि हमारा जो ऋग्वेदी कालखंड है, ऋग्वेदी कालखंड के विषय में ये धार्मिक पक्ष हम आज लेते हैं, और धार्मिक पक्ष के साथ ही हम आज की क्लास समाप्त करेंगे। अभी हम इसका हमारा आर्थिक पक्ष शेष है। आर्थिक पक्ष की चर्चा हम हमारी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि इसके अगर हम आर्थिक पक्ष की भी चर्चा करना चाहें वैसे कर सकते हैं। आर्थिक पक्ष कोई बहुत बड़ा नहीं है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में हमारा जो उत्तर वैदिक काल है हम उसको ले लेंगे, है ना। ठीक है। देखिए अगर हम हमारी ऋग्वेदिक काल की अर्थव्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे, तो अर्थव्यवस्था का आधार क्या था, इसका आधार था कृषि और पशुपालन। जैसा कि हमने पहले भी देखा कि ग्रामीण परिवेश है इसका। ठीक है। मुख्य संपत्ति यहाँ पर थी गाय, को अगन्या कहा गया है। गाय के लिए युद्ध हुए हैं, उसको गविष्ठ कहा गया है। गायों के लिए युद्ध हुए इस कालखंड में। ठीक है। फिर इसमें इस कालखंड में अगर आप देखोगे कि चरागाह क्या कहा गया है, ये प्री के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चरागाह को बोला गया है गत्यपति। व्यापारियों को क्या कहा गया है, पणी, पणियों का एकाधिकार, है ना। घोड़े भी थे इस कालखंड में, बैल, ये दो पशु महत्वपूर्ण बताए गए हैं।
वस्तु विनिमय ही प्रणाली थी। उनकी वस्तु विनिमय का आधार गाय तथा निष्क हुआ करती थी। ये वस्तु विनिमय के दो प्रमुख साधन थे। निष्क एक प्रकार की सोने का, एक कह सकते हो आप, सिक्के जैसी कोई धातु या सिक्के जैसा कुछ था, है ना, उसको इन्होंने निष्क बोला है। इस काल में नगरों का उल्लेख नहीं मिलता है क्योंकि ये पूरा स्वरूप ही इसका ग्रामीण था। ये लोग लोहे से परिचित नहीं थे, ठीक है। और जबकि हमने पहले बताया कि हमें लोहे का प्रथम साक्ष्य यूपी के एटा अतरंजी खेड़ा से मिलता है, लेकिन इनके विषय में ऐसा नहीं मिलता है कि लोग लोहे से परिचित थे। इसके बाद गोबर की खाद के लिए क्या बोला गया, उसको करीश बोला गया है। खेत में जो नालियाँ बनाई जाती थी उसको क्या कहा गया, सीता कहा गया। बादल को क्या कहा गया, पर्जन्य कहा गया। फिर अनाज को मापने वाला पात्र उर्दर कहलाया। तांबे को अयस कहा गया, बैलगाड़ी को अनस कहा गया और नागरिक सेना संगठित सेना। और सेना का ऐसा उल्लेख यहाँ पर मिलता नहीं, मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पर ये लोग सेना नहीं रखते थे। उसी कबीले के लोग एक सामूहिक तरीके से जब आवश्यकता होती थी तो वो लोग एकजुट होकर के सामना करते थे। सब राजा की कोई अपनी पर्सनल आर्मी नहीं थी क्योंकि पूरा सिस्टम ही ऑटोक्रेसी के साथ साथ रिपब्लिक था। गणतंत्रात्मक व्यवस्था यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। अगर हम इस पे देखेंगे तो इसके उपनिषद और आरण्यक हम नेक्स्ट क्लास में उसको थोड़ा सा बता करके फिर हम हमारा लेटर वैदिक एज शुरू करेंगे। और आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।